हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त कल का मेरा क्वेश्चन था, हम लोग क्विज के अंत में क्वेश्चन पूछते हैं। अब पिछले डे का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए 2+2 वार्ता की शुरुआत कब हुई थी। तो यह इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2018 में। यह किस किस देश के बीच? तब भारत, जापान, अमेरिका। स्टार्ट हुआ था भारत जापान के बीच, फिर भारत और अमेरिका के बीच होने लगा। समझ में आया ना? तो 2+2 वार्ता के जो है यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। और 2+2 वार्ता जो होता है इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो 2+2 वार्ता में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, यानी दोनों देशों के बीच, जैसे भारत और अमेरिका के बीच अभी हाल ही में 16 अक्टूबर 2023 को हुआ था ना, तो इसमें भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, दो ही लोग भाग लेते हैं इसमें। तो दो दो निके चार, इसीलिए 2+2 वार्ता होता है। समझ में आ गया ना? चलिए दोस्त, जो होमवर्क है हम लोग का में, यानी मई से लेकर सितंबर तक दिवस दिया गया था। नहीं, मई से लेकर सितंबर तक जितना दिवस है लूसेंट में, उसको हम सुनते हैं। आप भी अपना आंसर देते रहिएगा, नहीं याद होगा तो उसको ध्यान से सुनिएगा। बताइए 1 मई को क्या मनाया जाता है बाबू? 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस, वर्ल्ड लेबर डे, वर्ल्ड लेबर डे। कोई दिक्कत है? अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मई को। बताइए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। बहुत सुंदर आंसर। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। बहुत सुंदर। ठीक। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। कोई दिक्कत? विश्व नर्स दिवस 12 मई को। विश्व परिवार दिवस इधर हाथ नहीं। चलिए, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। वर्ल्ड फैमिली डे यानी विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। और बताइए विश्व संग्रहालय दिवस? 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है। बताइए माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। सुनिएगा ध्यान से। आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को। बहुत सुंदर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? 5 जून को। 5 जून 1972 में यूएनईपी का स्थापना हुआ था, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अंत विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को, यानी विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। हम पलट दिए। मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरोध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब? 26 जून। बहुत सुंदर। बताइए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। किसके जन्म दिवस पर? पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के रूप में। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को। कब? 29 जून को। नहीं, अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2015 से। 2000 योगा डे के रूप में कब से? 21 जून को प्रतिवर्ष 2015 से। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस
1 जुलाई। चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है और डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस बाबू 11 जुलाई को। अच्छा, आयकर दिवस 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत सुंदर। कारगिल दिवस कारगिल स्मृति दिवस बाबू 26 जुलाई को। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस 27 जुलाई को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीआरपीएफ की स्थापना कहेगा कि कब हुआ था, तो 1939 के अधिनियम से 1949 के अधिनियम से 1939 में, यानी सीआरपीएफ की स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ था और 1949 के अधिनियम से। ठीक है, हाँ 1949 में अधिनियम पारित हुआ, माननीय। ठीक है, हाँ 1939 ईस्वी में स्थापना हुआ था। स्थापना पहले ही हो गया था, अधिनियम बाद में आया। समझ में आ गया है ना। इसका स्थापना 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ था। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के रूप में हुआ था, सीआरपीएफ, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसका नाम बदल के 1949 में जब हुआ ना, अधिनियम पारित हुआ ना, तो इसका नाम बदल के सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। नहीं कोई दिक्कत है। आइए अब सुनिएगा, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। कब? 1 अगस्त को। बताइए, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। बहुत सुंदर। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। वर्ल्ड कौन यंग डे यानी विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अब 12 अगस्त को ही हाथी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही हाथी दिवस मनाया जाता है। नहीं, युवा किसके बराबर है? हाथी के बराबर है। याद रखिएगा कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस भी कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। एलिफेंट प्रोजेक्ट भारत में कब शुरू हुआ था? 1992 में। 1992 में। विश्व युवा दिवस हो गया। बताइए, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। कोई दिक्कत है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन पर? तो ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, यानी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है बाबू? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर? एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। आप विश्व शिक्षक दिवस कह देगा तो 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को, ठीक, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बताइए, विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर। बहुत सुंदर, बहुत मेहनती। 14 सितंबर को विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस मनाया जाता है। संचयिका दिवस कब मनाया जाता है बाबू? संचयिका दिवस 15 सितंबर को। संचयिता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। बताइए, अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। किसके जन्म दिवस पर अभियंता दिवस मनाया जाता है? विश्वेश्वरैया। ठीक है, यानी ये विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर कहाँ के थे? तो कर्नाटक के। कहाँ पर? कहाँ के थे? कर्नाटक के। पहले इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर। अब बताइएगा, संचयिका दिवस हो गया। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। बहुत सुंदर। आरपीएफ की स्थापना दिवस? आरपीएफ 20 सितंबर। कब? 20 सितंबर। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस बताइए। हाँ 27 सितंबर। कब? 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहीं तक था ना। चलिए दोस्त, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं घटना चक्र के। ठीक है, चलिए दोस्त, देखिए कल के होमवर्क में रहेगा ना कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप भी लूसेंट के अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जितना दिवस है आप भी याद करके आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब आगे बढ़ाते हैं घटना चक्र के साइंस के साथ।
बहुत सुंदर क्वेश्चन के साथ। आइए चलिए दोस्त, देखिएगा पादप हार्मोन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कौन कौन से पौधों का हार्मोन है। जैसे देखिएगा साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन एवं जिबरेलिन में पादप हार्मोन नहीं है तो इंसुलिन। इंसुलिन हम लोग के शरीर का है, पादप हार्मोन नहीं है। कहने का मतलब है कि यह पौधों में, पेड़ पौधों में नहीं होता है। यह कैसा है बाबू, तो इंसान में होता है। कहाँ पर बाबू, तो पैंक्रियाज में। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज का है तो अग्नाशय, पैंक्रियाज का है तो अग्नाशय से। इंसुलिन जो होता है दोस्त, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, जिंक धातु, सफेद रंग की होती है। नहीं कोई डाउट। अब पैंक्रियाज यानी अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है बाबू, तो मिश्रित ग्रंथि है। अब मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्नाशय है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अग्नाशय है। कोई दिक्कत। आइए तो साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिब्रेलिन ये सब पादप हार्मोन है बाबू, ठीक है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन एवं एस्ट्रोजन में से पादप हार्मोन है तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बाबू पादप हार्मोन है। क्या है बाबू, पादप हार्मोन है। बाकी थायरॉक्सिन, इंसुलिन और एस्ट्रोजन ये सब ह्यूमन यानी मानव से संबंधित हार्मोन है, यह पादप हार्मोन नहीं है। नहीं कोई दिक्कत। पौधों के वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है बाबू, तो साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है या पौधों के वृद्धि में सहायक होता है, ठीक। सही सुमेलित कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। पादप हार्मोन है, इधर कार्य है। यानी ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है, तो शिखर प्रधानता है। यानी यह किसी भी पौधों को शिखर प्रधानता मतलब उसको बढ़ाने में क्या आता है, काम आता है। वृद्धि में भी काम आता है ऑक्सीन हार्मोन। नहीं पत्ता वत्ता के झड़ने से भी बचाता है ऑक्सीन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, तो कोशिका को वृद्धि करता है। जिब्रेलिन हार्मोन कोशिका में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन कौन करता है, साइटोकाइनिन। कोशिका की संख्या में वृद्धि कौन करता है, तो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है बाबू, तो वृद्धि अवरोधक है। यानी एब्सिसिक अम्ल क्या करता है कि पौधों के वृद्धि को रोकता है, पौधों के वृद्धि को रोकता है। यानी वृद्धि अवरोधक का काम कौन करता है, तो एब्सिसिक अम्ल। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है, तो एब्सिसिक अम्ल। यानी सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है बाबू, तो एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, तो पौधों के वृद्धि को रोकता है, पौधों के वृद्धि को रोकता है। कोई दिक्कत है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है, तो एथिलीन। यानी गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है बाबू, एथिलीन। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन का उपयोग फलों को पकाने में, एथिलीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, फलों को पकाने में किया जाता है। हरे फलों को पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। हरे फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H2, C2H2। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, C2H4, C2H4 एथिलीन का होता है। कोई दिक्कत है। कह रहा है कि गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन एथिलीन हो गया। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन का। पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, तो वह कौन सा है बाबू, एथिलीन। एथिलीन जो है फल की परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। सही सुमेलन कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना, एथिलीन। कृत्रिम रूप से फलों का पकाया जाना कौन हो गया बाबू, एथिलीन। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। शीतल पेय का रासायनिक नाम कार्बन डाइऑक्साइड। शीतल पेय का रासायनिक नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी शीतल पेय कहने का मतलब दोस्त कि ये नहीं हम लोग ठंडा यूज करते हैं पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स, तो इसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वार्टज का, तो सोडियम सिलिकेट का। सोडियम Na2 सोडियम सिलिकेट, क्वार्टज जिसको कहते हैं, यह सोडियम सिलिकेट होता है। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है तो पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से।
यानी टमाटर के बीज रहित फल, बीज रहित माने टमाटर का ऐसा उत्पादन जिसमें बीज नहीं हो, यह तब संभव है जब पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। यानी पुष्प पर अगर टमाटर के पुष्प पर अगर हार्मोन छिड़किएगा ना तो टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है। कोई दिक्कत है? और टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है बाबू? ऑक्जेलिक अम्ल। और टमाटर में जो बीज होता है, टमाटर के अंदर जो बीज होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या चीज? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। यानी कहने का मतलब होता है कि उसी से स्टोन होता है। क्या होता है? पेट में स्टोन जो होता है ना वह टमाटर के बीज से ही होता है। खुद ही कहते हैं, लेकिन खाने में अच्छा लगता है, मार नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसे कहने का मतलब है कि टमाटर का चटनी एकदम गुड़ही या तनी सा एथी करके मरचाई, मुंह में पानी आ गया, समझ में आ रहा है ना? फोरन देके जब घड़ी अब बनेगा ना तो उसका मौजे कुछ और होता है। छेवकन लगा के दोस्त, क्या बताएं हम आपसे है। अब उसका गंध आप लोग को नहीं भेज सकते हैं, आप महसूस कीजिए, ठीक है। पौधों में पादप जनन, पादप जनन कोई दिक्कत है? यानी पादप जनन अब पढ़ा रहे हैं, सुनिएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है? परागकोश। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होता है बाबू? परागकोश। कौन होता है? परागकोश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों के लिए कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है? तो सुनिएगा। कायिक प्रवर्धन कॉलोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, एक सही है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। यानी कायिक जो प्रवर्धन है ना वह वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। पौधों में गुटी लगाने का कार्य किया जाता है तो वनस्पतिक प्रसारण के लिए। पौधा जो होता है ना, पौधों में गुटी लगाने का कार्य किया जाता है तो वनस्पतिक प्रसारण के लिए, वनस्पतिक प्रसारण के लिए, ठीक है। गुटी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। भारत में गन्ने की खेती वर्तमान प्रवृत्तियों में संदर्भ में सही कथन क्या है? भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में सही कथन है। सुनिएगा क्या क्या। तो जब बर्ड चिप सेटलिंग्स, ठीक है, जब बर्ड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। सुनिएगा ध्यान से। फसल चक्र के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो फलीदार फसल के बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। यानी फसल चक्र के संदर्भ में सही कथन क्या है बाबू? तो फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। यही फसल चक्र के संदर्भ में सही कथन है। भ्रूण मिलता है किससे बाबू? तो बीज में। भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज में भ्रूण मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो तना काट से। माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है किससे? तना काट से, तना काट से, ठीक है। बोगेनविलिया, कार्नेशन, कोको एवं अंगूर में से वे पादप जो स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं, ये चारों। कौन सा? ये चारों। यानी बोगेनविलिया, कार्नेशन, कोको एवं अंगूर में से वे पादप जो स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं, ये चारों है। सुनिएगा ध्यान से। मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबद्ध तकनीक द्वारा होता है। मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबद्ध तकनीक द्वारा होता है, ठीक, ये सही है। चमेली के पौधों का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। चमेली के पौधों का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? दाब तकनीक द्वारा होता है। यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। दोनों कथन समझ में आया क्या? एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है
सजात पुष्पी परागण, यानी सजात कहने का मतलब होता है कि एक ही जात, एक ही जात कहने का मतलब है कि एक ही पौधा में, एक ही पौधा में नहीं, एक ही पौधा में एक स्थान से परागकण उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाना, सेम पौधा में, तब उसको क्या कहेंगे? सजात पुष्पी परागकण। क्या कहेंगे? सजात पुष्पी परागकण कहेंगे। ठीक है। अब बहुत भाई समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत भाई को कि परागकण क्या होता है। देखिए परागकण जो होता है ना, पुंकेसर होता है, नहीं, पुंकेसर के पास परागकण होता है। आवर्तिकाग्र किसके पास होता है बाबू? फीमेल के पास। नहीं, वर्तिकाग्र को दिक्कत है। तो क्या होता है कि उस सब में वर्तिकाग्र में क्या होता है कि परागकोश के अंदर परागकण को डाला जाता है। परागकोश फीमेल पार्ट में होता है, फूल में, कोई दिक्कत है, तो परागकण को परागकोश में डाला जाता है। ठीक, सुनेगा। पादप आर्थिक महत्व क्या है? कंचन एक उन्नत किस्म का आंवला है, आंवला की प्रजाति है। कंचन जो है एक उन्नत किस्म है, किसका? तो आंवला के। कंचन नाम होता है ना, उससे याद कर लीजिए कि ये आंवला के प्रजाति है, किस्म है आंवला के, यानी आंवला के प्रजाति का नाम क्या है बाबू? तो कंचन। काशी लालिमा जिस फसल की प्रजाति है वह कौन सी है? तो भिंडी। काशी लालिमा, काशी है ना, वाराणसी काशी, तो उससे याद कीजिए कि काशी जो है, काशी लालिमा का संबंध किससे है? तो भिंडी से। कैसे? यानी अब भिंडी की प्रजाति है काशी लालिमा। कंचन आंवला की प्रजाति हो गई। कोबाल्ट 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो गन्ना की। कोबाल्ट 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, किसकी बाबू? गन्ना की। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से जिस संकर किस्म के फल का विकास होता है वह है रत्ना। यानी आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से जिस संकर किस्म के फल का विकास होता है वो होता है रत्ना। कौन होता है? यानी नीलम, आम की नीलम अल्फांस के मध्य क्रॉस प्रोडक्शन होगा ना, क्रॉस प्रोडक्शन, इसी को क्रॉस कहा है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्शन कहलाता है इंग्लिश में। अगर उसको कराइएगा ना दोनों के बीच, तो रत्ना होगा। क्या होगा? रत्ना पैदा होगा। सुनिएगा, सुमेलित प्रजाति, फसल एक तरफ प्रजाति। सरसों के प्रजाति के नाम है वरुणा। वरुणा, सरसों के प्रजाति के नाम? मस्टर्ड नहीं, सरसों के प्रजाति के नाम वरुणा। मटर के प्रजाति के नाम सपना। सपना कौन थी? सपना एक मटर की प्रजाति थी। सपना कौन थी? सपना एक मटर की, मटर की नहीं दोस्त, मटर की प्रजाति थी। ठीक ना? सपना कौन थी? तो सपना मटर की प्रजाति थी। वरुणा कौन थी? तो वरुणा सरसों की प्रजाति थी। नहीं, बहुत बढ़िया। कोबाल्ट 1148 1148 किसकी प्रजाति है? गन्ना की। नहीं, गन्ना में रेड बस्ट किसके वजह से? कवक के वजह से। नहीं, कोई दिक्कत है? और देखिएगा, मूंगफली के प्रजाति कौन सा है बाबू? कौशल। मूंगफली के प्रजाति का क्या नाम है? कौशल। यानी कहने का मतलब है मेरे सोना कि कौशल मतलब समझ जाओ कि नहीं होता है कि मूंगफली खाइएगा तो दिमाग आपका तेज होगा, कौशल होगा। मूंगफली खाने से दिमाग, नहीं आदमी कहता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है, ऐसा कुछ कनेक्शन ही नहीं है ना। तो बोरा के बोरा सप्लाई हो जाता है बबू अभी, समझ रहे हैं ना? कोई कहते, यानी कहने का मतलब है क्या चीज है? कहने का मतलब है कि मूंगफली से कहता है आदमी दिमाग बढ़ता है, दिमाग नहीं बढ़ता है, मूंगफली से टाइम पास होता है। ठीक है, मूंगफली कौशल का प्रजाति, मूंगफली के प्रजाति कौन सा है? कौशल। मूंगफली के प्रजाति कौशल है। आम, पपीता, आलू के प्रजाति कौन है? सूर्या। कौन है? सूर्य को देखकर याद कर लीजिएगा कि आम, पपीता, आलू के प्रजाति का नाम सूर्या है। नहीं याद हो गया दोस्त? आम, आलू, पपीता, आमा से आम, आ से आलू, आ से आम, आ से आलू, प से पपीता, तीनों के प्रजाति के नाम क्या है? सूर्या। मूंगफली के प्रजाति का नाम कौशल। अच्छा, सरसों के प्रजाति वरुणा। सपना कौन थी? मटर। यानी सपना मटर की प्रजाति थी। नहीं, कोई दिक्कत? बहुत सुंदर, ऐसा ही पढ़िए तो मन लगा के।
जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में से एक पौधे की निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा कौन है? पार्थिनियम। कौन है? पार्थिनियम। यानी पार्थिनियम जो पौधा है बाबू, इसका उपयोग जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग के एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है यह, जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं है। यानी इसका उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। और 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। कोई कहते कैंसर जागरूकता दिवस 9 नवंबर को। कब? 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। नहीं, बहुत सुंदर, भावना को समझे, वो भावना को नहीं ना। लिटमस अम्ल क्षारक सूचक प्राप्त करता है तो लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। यानी लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है तो लाइकेन से। लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर और क्या करता है? प्रदूषण की जानकारी देता है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है उसका जानकारी कौन देता है? लिटमस पेपर। कुनैन से। क्या चीज? कुनैन से मलेरिया के दवा। कुनैन कहाँ से? ठीक है, सिनकोना वृक्ष के छाल से, ठीक है, कुनैन प्राप्त किया जाता है जो कि मलेरिया के उपचार में काम आता है। बहुत सुंदर, कितना सुंदर, बहुत सुंदर। बताइए, फलीदार पौधों अरहर, मटर, चना और करंज में से मेट्रोपादप भी है कौन? तो करंज। करंज जो है मेट्रोपादप है। करंज क्या है? मेट्रोपादप है। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर मेट्रोक्रॉप्स के रूप में भी जाना जाता है, वह धनी होते हैं हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड्स में। वह किसमें धनी होते हैं? हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड्स में। चलिए दोस्त, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री में। चलिए दोस्त, देखिएगा, सही क्रम सुनिएगा। चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, लोटा एक्ट नहीं, रॉलेट एक्ट। हाँ, 1973 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। ठीक है। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922। 5 फरवरी 1922 को। कोई दिक्कत है ना? धैर्य रहिए, सुनिएगा। सही कालानुक्रम क्या है बाबू? तो जलियांवाला बाग त्रासदी, स्वराजिस्ट दल का यानी स्वराज्य पार्टी का स्थापना, और उसके बाद में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह 1930 में, और दांडी मार्च 1930। नहीं, खुद ही कहते, कोई डाउट? नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुआ था बताइए? 1929 की 30। नौजवान 1929। बताइए, नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुआ था? जल्दी से दोस्त कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक, आइए। जमनालाल बजाज वर्धा सत्याग्रह आश्रम से सही सुमेलित माने कौन किससे संबंधित थे? तो जमनालाल बजाज जो थे ना, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम से संबंधित है। कौन बाबू? जमनालाल बजाज। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन से। बम्बई एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। वैसे ही वर्धा का सत्याग्रह आश्रम से कौन संबंधित है? यानी इसका स्थापना किसने किया था? जमनालाल बजाज। लाला लाजपत राय किसे बाबू? तो लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय। लाहौर में राष्ट्रीय विद्यालय का निर्माण किसने करवाया था बाबू? लाला लाजपत राय। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, बहुत सुंदर। कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1886 में। कब? 1886 में। कोई दिक्कत है? और ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। देखिए दोस्त, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश के राजधानी ढाका में। पहले ढाका भारत में ही था। कोई दिक्कत है? तो उसी ढाका में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। अनुशीलन समिति का भी स्थापना ढाका में ही हुआ था। कहाँ पर? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुदरा ढाका, मुदरा। देखिए,
ज्योतिबा फुले सत्य ये तो हो गया। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1927 में। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1927 में। व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में। 1900 कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सांप्रदायिक पंचायत कब पारित हुआ था? तो 1932 में। मार्ले मिंटो सुधार किससे संबंधित है बाबू? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित हुआ था। भारत के उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड। ब्रिटेन में कौन था? इंग्लैंड में लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड वहीं आइए मिलकर, यानी मार्ले और मिंटो मिलकर दोनों ने 1909 में क्या किया था? मार्ले मिंटो सुधार लाया था। मार्ले मिंटो सुधार पारित किया था। कोई डाउट है क्या? 1909 में 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार लाया था। करेक्ट। अब मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया था ना दोस्त, तो उसमें क्या हुआ था घटना कि सांप्रदायिकता का इसको जनक कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार को। क्या कि इसने क्या किया था कि भारत को मुस्लिम और हिंदू दो भागों में वर्गीकृत कर दिया था निर्वाचन पद्धति को। किसको? ये कहा था कि अगर मुस्लिम अलग मतदान करेगा, मुस्लिम अपने मुस्लिम सदस्य का चुनाव करेगा, हिंदू जो है या और भी कास्ट जो है अपना अलग निर्वाचित सदस्य का चुनाव करेंगे। यानी जो भी इधर का सदस्य होगा अपना ही लोग अपना चुनेगा। समझ में आ रहा है ना कि हिंदू हिंदू के सदस्य को चुनेगा और मुस्लिम अपना मुस्लिम कैंडिडेट को चुनेगा। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में। इसीलिए इसको सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, आइए कह रहा है कि साइमन कमीशन बाबू कब बनकर तैयार हुआ था? 1927 में। और कब आया था भारत में? 1928 में ना। साइमन कमीशन का विरोध का मुख्य कारण क्या था? इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल न करना। और क्या कारण था? तो इसमें कोई भी भारतीयों के लिए स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, अस्थायी उच्च पद पर नियुक्तियों की बात नहीं की गई, और सर तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें कोई भी भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार के बारे में बात, यह पेपर में अक्सर आ रहा है, अक्सर लौ के पेपर के बाजार में। समझ में आया ना? हाँ, बक्सर के बाजार में ना, पेपर के बाजार में ना। ठीक है, कहने का मतलब है कि यह पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछने वाला है। कोई दिक्कत? अगला सुनिएगा, चौरी चौरा का घटना कब हुआ था बाबू? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। कारण क्या हुआ था कि यह उतना महात्मा गांधी चाह रहे थे कि अहिंसा पर उतरे। यह व्यापक असहयोग आंदोलन जो था, यह चाह रहे थे महात्मा गांधी कि अहिंसा से हो, एकदम शांतिपूर्ण। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सद्बुद्धि दे हे भगवान, सारा के सारा चौराहे पर क्रांतिकारी कर रहे थे। ठीक, किसमें? असहयोग आंदोलन में। तब क्या हुआ था कि अंग्रेजों को कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब हुआ था क्या मामला तब हुआ क्या बाबू? ध्यान से सुनिएगा। मामला क्या हुआ कि महात्मा गांधी भी बहुत निराश हो गए कि ये भाई कुछ कार्रवाई होने, धीरे धीरे मामला ठंडाने लगा। इधर महात्मा गांधी भी चिंतित थे और सोच रहे थे कि इसको बंद करे तो करे कैसे, वापस ले लेंगे आंदोलन तो बड़ा बेइज्जती की बात है, तो इनको भी बहाने चाहिए था। इधर क्रांतिकारी उग्र हो गए। उग्र होने का कारण था कि कुछ सुन ही नहीं रहा था। जो सरकार था उस समय का, यानी ब्रिटिश जो सरकार था, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। यानी ये आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई प्रदर्शन का कोई आवाज नहीं, रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था उधर से। तब अंततोगत्वा क्या किया कि गोरखपुर में एक थानेदार सहित कई सिपाहियों को एक थाने में आग लगाकर, गोरखपुर में कौन सा जगह था? चोरा चोरी जगह पर एक थानेदार सहित दरोगा जिसको कहते हैं,
और कई जना के सिपाहियों को जरा दिया, थाने में आग लगा दिया। इस आगजनी से यह हिंसात्मक हो गया, आंदोलन कैसा हो गया, हिंसात्मक हो गया। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वो चाहते नहीं थे कि किसी प्रकार की हिंसा झड़प हो, बस और क्या, एगो बहाना मिल गया और तुरंत क्या किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के असहयोग आंदोलन के बहाना चाहिए था, असहयोग आंदोलन क्या कर दिए, स्थगित कर दिए। तो कहानी कैसा लगा, नहीं कोई दिक्कत, यानी कहने का मतलब बाबू कि कहानी समझ में आ गया ना कि काहे ये स्थगित हुआ था, कोई दिक्कत। आइए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि दांडी मार्च, कौन बाबू, दांडी मार्च। दांडी मार्च कब हुआ था, तो दांडी मार्च 1930 में 12 मार्च से शुरू हुआ, साबरमती से शुरू हुआ और दांडी गुजरात तक चला 6 अप्रैल तक। कब तक, 6 अप्रैल तक। 383 किलोमीटर या 241 मील, 241 मील, कितना, 241 मील। कोई डाउट, 78+1 अपने महात्मा गांधी लेके 79 अनुयायियों के साथ चल रही है। तो सवाल ये भी नहीं पूछा है बीपीएससी, बीपीएससी सवाल ये उठाया है कि बताइए महात्मा गांधी के साथ 79 अनुयायी, लड़का रटा रहता है कि 79 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किए, लेकिन बीपीएससी तो सबका से हट के, लेकिन सट के वो कैसे करता है, तो वो क्या करता है दोस्त, वो पूछा था कि बताइए 78 अनुयायियों में सबसे अधिक किस राज्य से थे, तो बिहार से। कहां से, बिहार से। ये क्वेश्चन बीपीएससी उठा लिया है दोस्त कि जो 79 अनुयायी थे ना महात्मा गांधी के दांडी मार्च में, तो उसमें सबसे ज्यादा कहाँ के थे, सबसे ज्यादा सत्याग्रही भी कहाँ थे, कहाँ के थे, बिहार के। बहुत सुंदर, तो ये क्वेश्चन बीपीएससी उठाया है, कौन, अब आप लोग रटे होंगे कि महात्मा गांधी को चंपारण राजकुमार शुक्ल आमंत्रित किया था, वह चंपारण का राजा हुआ करता था उस समय, कौन, राजकुमार शुक्ल। लेकिन सवाल आपसे जानते हैं बीपीएससी क्या पूछा है, कहेगा कि क्या सर, तो वह पूछा है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे, वह किस गांव से बिलोंग करते थे, सवाल ये आया है। अब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि किस गांव से आए थे, खुद ही कहते। यानी चंपारण सत्याग्रह के जो थे नेता, जो कि राजकुमार शुक्ल, जो कि महात्मा गांधी को इनवाइट किए थे चंपारण आने के लिए, तो वह किस ग्राम के निवासी थे, यानी उनके गांव का नाम बताना है कि चंपारण के वह किस गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है, यही क्वेश्चन कॉल के लिए हम आपसे पूछ देंगे। अगला सुनिएगा, दांडी मार्च तो हो गया बाबू। भारत से प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन था, द बंगाल गजट। बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस ही की, कब, 1780 में जेम्स अगस्टस ही की। नहीं रुक करना, चलिए दोस्तों, भारत से प्रकाशित प्रथम पत्रिका कौन था, द बंगाल गजट। कौन था बाबू, द बंगाल गजट समाचार पत्र था। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में, कौन, जेम्स अगस्टस ही की, जेम्स अगस्टस, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, नहीं वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। बताइए ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी। गदर आंदोलन में सक्रिय कौन थे, लला हरदयाल और बाबा हरमान सिंह हरनाम सिंह टुंडीलात। कोई दिक्कत है, अब सोचिए कैसा नाम था। बंगाल गवर्नर उस समय क्विट्स इंडिया एक्ट जब 1784 में पारित हुआ था बाबू, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। आपके लिए सवाल हम पूछ दिए हैं, क्वेश्चन आप जरूर उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। खुद ही कहते हैं क्वेश्चन था कि राजकुमार शुक्ल किस गांव से थे, उनके गांव का नाम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। और हैप्पी दिवाली तब तक के लिए, कल मेरा क्विज बंद रहेगा। आप लोग को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। नहीं कुछ कहना चाहते हैं आप लोग,
नहीं, सब चीज ठीक है। बोल दीजिए सबको हैप्पी दिवाली। एक बार बाय कर दो, बाय कर दो कैमरा में, इधर बाय कर दो कैमरा में घूमकर, बोल दो हैप्पी दिवाली, बोल दो। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी खुश रहिए, हम भी खुश हैं। दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।